नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान। मैं हाजिर हूँ इस वक्त अपनी खास पेशकश खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान, जिसका मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचना अपने ब्यूरो हेड्स के जरिए जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ती है। आज भी अपने इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले खबरें अभी तक की पूरी टीम की तरफ से तमाम देशवासियों को विजयदशमी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश कर चलिए शुरुआत करते हैं आज खबर की तह तक अपने इस खास कार्यक्रम की। नैनीताल से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मंडल का दौरा किया है और कुमाऊं मंडल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई। लापरवाह अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों से संबंधित जानकारी अधिकारियों के चिप्स पर होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मीटिंग में आने से पहले अधिकारी होमवर्क करके आए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल क्लब में कुमाऊं मंडल में गतिमान विकास कार्यों एवं सड़क कि गड्ढा मुक्त अभियान के संबंध में अधिकारियों की वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि 22 जुलाई को खटीमा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुमाऊं मंडल के अधिकारियों को आपदा मानकों का अनुपालन करते हुए सड़क, जीर्ण शीर्ण विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए। विभागीय अधिकारियों द्वारा पूरे प्रस्ताव शासन को उपलब्ध नहीं कराए जाने पर सीएम ने सख्त रवैया अपनाते हुए 20 दिन के भीतर आपदा मानकों का अनुपालन करते हुए अधिकारियों को सड़क, विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। तय समय सीमा में प्रस्ताव भेजने के बावजूद अगर किसी सड़क, जीर्ण शीर्ण विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र का प्रस्ताव विभागीय अधिकारी ने नहीं भेजा तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाए। हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली जुड़ चुके हैं। स्वागत है राव शफात आपका। और मनोज धीमान हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथी मनोज, आपका भी बहुत स्वागत है। राव शफात, ये अहम खबर का रुख हमने किया है। सबसे पहले उत्तराखंड के नैनीताल में कुमाऊं मंडल का दौरा किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और अधिकारियों को उन्होंने सख्त हिदायत दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काफी सख्ती बरतते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। जान सकते हैं राव शफात, इस दौरे का दरअसल मकसद क्या था? क्यों इतनी सख्त हिदायत देनी पड़ी मुख्यमंत्री को? मुमताज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर हैं कुमाऊं में और नैनीताल में पहुंचे थे और सख्त हिदायत उन अधिकारियों को दी जो लापरवाह अधिकारी हैं। देखिए, उत्तराखंड की जो लाल फीताशाही अधिकारी है, कुछ अधिकारियों को अगर छोड़ दें तो यहाँ लाल फीताशाही पर हमेशा से सवाल उठते रहे, लापरवाहियां हमेशा से नजर आती रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब बैठक ले रहे थे, समीक्षा बैठक कर रहे थे, क्योंकि 30 नवंबर तक तमाम जितनी भी सड़कें हैं वो सब दुरुस्त की जाए और भी दूसरे जो काम है, जीर्ण शीर्ण जो विद्यालय हैं या फिर आंगनबाड़ी केंद्र है वो भी, तो इस पर जो डिटेल्स हैं वो अधिकारी नहीं दे पाए थे। तो इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी जताई, सख्त हिदायत दी और कुछ और दिशा निर्देश भी जारी किए और कहा कि जो भी जानकारी है निर्माण कार्यों की, कितने कार्य हुए, कितने कार्य अभी अधूरे हैं, ये तमाम जानकारी अधिकारियों के टिप्स पर होनी चाहिए, उंगलियों पर होनी चाहिए। और जब भी अधिकारी मीटिंग में पहुंचे, समीक्षा बैठक में पहुंचे, तो वो पहले अपना होमवर्क करके आए, यानी कि तमाम जानकारी लेकर के आए। तो ये सख्त लहजा था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। और जिस कार्यशैली के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उससे उम्मीद जगी है कि जो लापरवाह अधिकारी है वो इस नसीहत से आगे आने वाले वक्त में सही तरीके से अपने काम को अंजाम देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर हैं, आज भी नैनीताल में मौजूद है और शाम तक देहरादून में पहुंचेंगे। आज भी कुछ समीक्षा बैठकें होनी है, जनता से उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि एक लक्ष्य रखा गया है, देखिए, उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए। और अग्रणी राज्य बनाने के लिए देखिए मुमताज, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जो काम चल रहे हैं उनको किस तरह से तीव्र गति से किया जाए, उनमें कोई लापरवाही ना हो, इस पर नजर रखी जाती है। अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ जो ऐसे प्रस्ताव हैं जिनका पिछली जुलाई में मांगा गया था प्रस्ताव, यानी कि जीर्ण शीर्ण जो विद्यालय है या आंगनबाड़ी केंद्र है या फिर जो सड़कें हैं, लेकिन अभी तक वो प्रस्ताव अधिकारियों ने नहीं पहुंचाए हैं शासन को। इसके लिए भी सख्त आदेश दिए हैं कि 20 दिनों के भीतर भीतर ये जितने भी प्रस्ताव है जीर्ण शीर्ण विद्यालयों के, आंगनबाड़ी केंद्रों के या सड़कों के, वो शासन तक पहुंचाए जाए। और अगर इसमें कोई लापरवाही हुई तो जो संबंधित अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और दूसरे जो कुछ निर्माण कार्य हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उनकी योजनाएं जो शिलान्यास हुए थे, 2200 करोड़ रुपए के शिलान्यास थे हल्द्वानी में, उनके कार्य जल्द से जल्द शुरू किए जाएं। ये तमाम समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है हल्द्वानी में। और इसके अलावा कुछ और भी ऐसे निर्माण कार्य हैं,
क्योंकि एक ये भी शिकायत मिल रही थी कि 30% काम हो रहा है सड़कों को लेकर के, जो पेच वर्क हो रहे हैं, लेकिन उससे पर्याप्त मात्रा में जिस तरह से एक लक्ष्य रखा गया कि 30 नवंबर तक सड़क के गड्ढों को भर दिया जाएगा, जी लेकिन कुछ शिकायत थी कि वो गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। तो जी एक 50% का रखा गया है कि 50% इस पे काम किया जाए, अगर कोई सड़क निर्माण होनी है तो उसका प्रस्ताव भेजा जाए, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। जी। राशफात हमारे साथ आप बने रहें, एक और अहम खबर पर आपका रुख करेंगे, आपके जरिए इस खबर की तह तक भी पहुंचेंगे। बता दें आपको कि इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां तेज हैं। विदेश के बाद अब देश में भी रोड शो करेगी धामी सरकार। रोड शो में राज्य के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। 26 अक्टूबर को चेन्नई में होगा रोड शो। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज इसमें शिरकत करेंगे। 28 अक्टूबर को मुंबई में रोड शो होगा। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल इसमें शिरकत करेंगे और 1 नवंबर को अहमदाबाद में रोड शो होगा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इसमें शिरकत करेंगे। सीएम धामी के नेतृत्व में ये रोड शो होंगे। राज्य में निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे सीएम धामी। राव शफात बने हुए हमारे साथ। राव शफात, काफी ज्यादा संजीदा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर। विदेशों के दौरे करके आए, वहां भी उन्होंने रोड शो किए और अब बारी है देश में ही रोड शो किए जाने की। फिलहाल 3 प्रोग्राम्स पाइपलाइन में है रोड शो के और उसमें लिए अलग अलग मंत्री शिरकत करेंगे। तमाम रोड शो मुख्यमंत्री के कयादत में ही होंगे, उनके ही नेतृत्व में होंगे। जरा तफसील से बताइए इन रोड शोज के बारे में और क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं मुख्यमंत्री रोड शोज के जरिए इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए। रोड में उन्हें चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद बड़े जो महानगर हैं उनमें उन्हें, और आगामी कुछ और दिन जो बचे हैं दूसरे और शहरों में भी हो सकते हैं। राज्य सरकार उत्साहित है क्योंकि जो लक्ष्य 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का रखा गया था उसके आसपास राज्य सरकार पहुंची और 55,000 करोड़ से ज्यादा के जो एमओयू हैं वो साइन भी हो चुके हैं देश और विदेश में। इसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेश के दौरे पर थे, ब्रिटेन पहुंचे, बर्मिंघम में रोड शो उन्होंने किया, निवेशकों से बात की उन्होंने, इसके साथ ही लंदन में उन्होंने निवेशकों से बात की। तो 13,000 करोड़ से ज्यादा के जो एमओयू है वहां साइन हुए। उसके बाद दुबई का दौरा था, सबने देखा दुबई का दौरा बेहद कामयाब रहा। 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो एमओयू है वो साइन हुए। जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है वो उत्तराखंड में आने के लिए तैयार है। उससे पहले मुमताज, क्योंकि दिल्ली में कर्टन शो था, तो यहीं पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू साइन हो चुके थे। राज्य सरकार को लगता है कि देश और विदेश दोनों में निवेशकों से बात की जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ विदेशी निवेशकों से बात की जाए। तो अब ये अलग अलग जो शहर हैं, जैसा जिक्र किया मैंने, चेन्नई है, मुंबई है, अहमदाबाद है, दूसरे और महानगर है, इनमें रोड शो होंगे, निवेशकों से बात होगी और जिम्मेदारी सौंपी गई है मंत्रियों को। जो कैबिनेट मंत्री हैं, सतपाल महाराज हैं, सुबोध उनियाल है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में निवेशकों से बात होगी, रोड शो होगा। इसकी तैयारी आला अधिकारी अभी से कर रहे हैं। जी, बेहद शुक्रिया राव शफात आपका इन खबरों की तह तक जाने के लिए। आपदा को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 3 महीने में सड़कें, पानी सबको हमने जोड़ा है। इतनी तेजी से पहले कभी काम नहीं हुआ। मंडी में आपदा राहत की पहली किस्त हमने जारी की है। 31 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा में राजनीति करने पर भाजपा को भी जमकर कोसा। मनोज दीवान हमारे साथ ही इस खबर पर बने हुए हमारे साथ। मनोज, मुख्यमंत्री सुक्खू ने आपदा में दी जाने वाली राहत को लेकर बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, जबकि 3 महीने के अंदर अंदर सड़कें, पानी, तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया हो। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी इस बीच जमकर निशाना साधा है। जरा तफसील से इस खबर की तह तक जाइए मनोज। बिल्कुल मुमताज, देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को जो है वो मंडी के पत्तल मैदान में पहुंचे थे, जहां पर आपदा प्रभावित लोगों को जो है वो पहली किस्त जारी करने के लिए मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे। उन्होंने 3-3 लाख रुपए की किस्त भी जारी कर दी है और उन्होंने जमकर जो है वो भाजपा की सरकार को कोसा है। जो पूर्व में भाजपा की सरकार रही है उस पर जमकर कटाक्ष भी किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीधे ही कह दिया कि मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ अगर दिल्ली जाते तो शायद राहत पैकेज और बड़ा हो जाता और जो पुनर्वास के कार्य हैं वो तसल्ली बख्श हो जाते। लेकिन जो केंद्र की सरकार है वो आपदा आई थी उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर पाई है। ऐसे में ना ही एक अच्छा पैकेज दे पाई है, क्योंकि प्रदेश में 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए तो प्रदेश का। मनोज, आपको रोक रहे चंद लम्हों के लिए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। यहाँ मनोज, फिर से आपसे तमाम जानकारी लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको दे रहे हैं। 372 आईओएस के सस्पेंड होने के मामले में बड़ा अपडेट दे रहे हैं। सोमवार को गृह मंत्री अनिल विज ने एक बड़ा एक्शन लिया। पेंडिंग मामले ना निपटाने पर कार्रवाई की गई।
अनिल विज ने 372 आईओएस को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। अनिल विज ने डीजीपी को निर्देश दिए थे। आईओएस के सस्पेंशन के फाइनल आदेश डीजीपी जारी करेंगे। अभी डीजीपी को तय करना है कैसे होगी विज के निर्देशों की पालना। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा आदेश दिया। 372 आईओएस के सस्पेंड होने के मामले में ये बड़ा अपडेट है। सोमवार को गृह मंत्री ने यह बड़ा एक्शन लिया। पेंडिंग मामलात को न निपटाने पर यह कार्रवाई की गई है। 372 आईओएस को सस्पेंड करने का फैसला किया गया। अभी डीजीपी को तय करना है कि गृह मंत्री के इस आदेश का पालन कैसे करना है। इसी खबर में एक और अपडेट है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही। गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात कर सकते हैं डीजीपी शत्रुजीत कपूर। 372 आईओएस के सस्पेंशन से जुड़े मामले को लेकर दोनों के बीच मुलाकात हो सकती है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने से पहले विज से चर्चा करेंगे डीजीपी। पेंडिंग मामलात को वक्त पर ना निपटाने के चलते बड़ी कार्रवाई की गई है सूबे के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से। और इस बीच बड़ा अपडेट मिल रहा है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर गृह मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस अहम खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, बड़ा एक्शन लिया है प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने पेंडिंग मामलात को वक्त पर ना निपटाने के लिए, यानी सीधे तौर पर लापरवाही के चलते एक आध नहीं 372 आईओएस को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी की मुलाकात होने वाली है गृह मंत्री से इसी सिलसिले में, और कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। और भी जरा तफसील से बताइए इस खबर के हवाले से क्या क्या अपडेट है जितेंद्र आपके पास, इस खबर की गहराई को कैसे समझेंगे? देखिए बिल्कुल मुमताज, 372 आईओएस को सस्पेंड करने का ये पहला मामला है और इतनी बड़ी तादाद में कोई सस्पेंशन हुआ हो ये भी एक इतिहास को खंगालने वाली बात है, क्योंकि इतने बड़े सस्पेंशन की खबर जो है वो कभी भी देखने के लिए नहीं मिली है। और अनिल विज इस बात को लेकर के खासे खफा थे कि इस प्रकार के लोग जो कार्य नहीं कर रहे हैं, साल भर से भी ज़्यादा जो केस हैं वो पेंडिंग उनकी तरफ से छोड़े गए हैं। रिमाइंडर देने के बावजूद, स्पष्टीकरण मांगने के बावजूद भी कोई संतोषजनक जवाब इस प्रकार के लोगों की तरफ से नहीं दिया गया है, यानी आईओएस की तरफ से नहीं दिया गया है। और 3229 जो मामले हैं वो लंबे समय से पेंडिंग है। एक साल से भी अधिक का वक्त जो है इसको लेकर के हो चुका है। पिछले 6 महीने से लगातार इन केसेस को निपटाने को लेकर के पत्राचार जो है वो चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि इन मामलों को निपटाने की या फिर इसके जो आंकड़े में कमी है वो उस हिसाब से देखने के लिए नहीं मिली। और यही बात कहीं ना कहीं गृह मंत्री अनिल विज को खल गई, जो किसी भी प्रकार से जो कोताही रहती है काम में उसको बर्दाश्त जो है वो नहीं करते हैं, और उस पर फिर चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो या फिर मौजूदा मामले में आईओ हो, सीधे तौर पर कार्रवाई जो है उनकी तरफ से की जाती है। और एक पत्र लिख करके यहाँ भी उनकी तरफ से डीजीपी को ये निर्देश दिए गए हैं कि इन 372 आईओएस को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इनकी तरफ से जो स्पष्टीकरण भी दिया गया है वह संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसी स्थिति में इन पर कार्रवाई बनती है और इन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए। साथ ही साथ ये पूरे मामले जो हैं वो डीएसपीज को दे दिए गए हैं और 1 महीने के अंदर इन तमाम शिकायतों के निस्तारण के आदेश भी साथ में दिए गए हैं। और ये भी लिखा गया है कि अगर समय रहते अगर कार्रवाई नहीं की गई तो उन डीएसपीज पर भी कार्रवाई की जाएगी इन तमाम केसेस को ना निपटाने को लेकर के। तो सीधे तौर पर अनिल विज सख्त है और उनका ये कहना है कि लोग जो हैं दर दर भटकते हुए नजर आते हैं। उनके जनता दरबार के अंदर भी लोग आते हैं, कई बार दूसरी बार भी शिकायत लेकर के लोग पहुंचते हैं। यानी गृह मंत्री के आदेश के बावजूद भी कई मामले ऐसे होते हैं जो दूसरी बार जो है उनके जनता दरबार में देखने के लिए मिलते हैं। और यही बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से अनिल विज काफ़ी खफा भी थे और गुस्सा भी थे इस बात को लेकर के, और इसीलिए उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने को लेकर के ये पत्र डीजीपी को लिखा है। अब मामला डीजीपी कार्यालय पहुंच चुका है, तो ऐसी स्थिति में डीजीपी शत्रुजीत कपूर किस तरीके से 372 आईओएस को सस्पेंड करते हैं, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा मामला है। 372 जो आईओ हैं उनको सस्पेंड होने की वजह से किस तरीके से थानों के अंदर काम रहेगा, किस तरीके से मैन पावर की स्थिति जो है वो रहने वाली है और क्या उन्हें दूसरा मौका दिया जा सकता है, इसको लेकर के हमारे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर गृह मंत्री अनिल विज से मिलने का समय मांग सकते हैं। उनके साथ कोई बैठक जो है इस कार्रवाई को अंजाम देने से पहले वो एक बैठक जो है वो करके देखेंगे कि उसमें
किस तरीके का वे आउट निकलता है, या फिर इनको जब अगर सस्पेंड किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कार्यप्रणाली पर किस प्रकार का प्रभाव जो है वो पुलिस थानों के अंदर जो है वो रहने वाला है, चौकियों के अंदर रहने वाला है। ये तमाम विषय जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसी को लेकर के ये कहा जा सकता है कि एक मुलाकात जो है वो शत्रुजीत कपूर गृह मंत्री अनिल विज से कर सकते हैं और इस मुलाकात में काफी हद तक ये तय होगा कि इस कार्रवाई को अंजाम देने को लेकर के अनिल विज जो है वो कितने अपने फैसले को लेकर के पूरे तौर पर बने हुए हैं, या फिर जो तर्क दिया जाता है उस तर्क को लेकर के किसी जितेंद्र सही कहा आपने, एक तरह से बड़ी लापरवाही इसको कही जा सकती है। आपने बताया कि बार बार कॉरेस्पॉन्डेंस के बावजूद, बार बार पत्राचार के बावजूद इन आईओज ने अपनी जिम्मेदारियों को वक्त पर अदा नहीं किया। एक तरह से ये सच भी है जितेंद्र, और कुछ लोगों ने लिखा भी है इसके लिए कि सरकारी नौकरियों में, खासतौर से पुलिस के महकमों में, हम ये नहीं कहते कि तमाम अफसर ऐसे ही हैं, ईमानदार और जिम्मेदार अफसरों की भी कमी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग इसी एटीट्यूड के साथ तक काम करते हैं कि यूं तो आ ही जाता हूं दफ्तर में कुछ वक्त काटने, वैसे किसी के बाप का नौकर नहीं हूं मैं। लेकिन गृह मंत्री अनिल विज ने इस बड़े फैसले के बाद इस एटीट्यूड को खत्म करने की एक बड़ी कोशिश की है। देखते हैं अब इस मुलाकात के बाद क्या होगा, कब होनी है डीजीपी की मुलाकात गृह मंत्री के साथ, जितेंद्र? देखिए, बिल्कुल जहां तक मुलाकात की बात की जाए, क्योंकि हमारे सूत्रों से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि आज दशहरा का दिन है, तो ऐसी स्थिति में आज किसी तरीके से कोई मुलाकात अंबाला के अंदर होती है या फिर कल को लेकर के जो समय है वो मुकर्रर किया जाता है, ये बात जो है क्योंकि दोनों ही लोगों के बीच में होनी है, इसको लेकर के अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन हमारे सूत्रों ने ये जानकारी हमें जरूर दी है कि एक मुलाकात जो है वो डीजीपी शत्रुजीत कपूर जरूर करेंगे। एक विस्तृत चर्चा जो है वो गृह मंत्री अनिल विज से जरूर करेंगे। 372 आईओज यानी करीब 350 आईओज को अगर सस्पेंड किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बड़े तौर पर थाने चौकी जो है वो प्रभावित होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्या कुछ बड़े अधिकारियों की बात भी कहीं सोशल मीडिया पर चल रही है कि आखिर आईओज को सस्पेंड कर दिया, लेकिन जो वरिष्ठ अधिकारी हैं कई बार उनका इस प्रकार का आदेश होता है कि इस पर जो रवैया है वो अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि समय काटने को लेकर के या फिर अभी ठंडे बस्ते में डालने को लेकर के रहने वाला है। तो कई बार बड़े अधिकारियों का भी ये निर्देश होता है जिसकी बलि जो है वो आईओ चढ़े हैं। इस प्रकार की चर्चाएं भी हैं। अब ये देखना है कि जब शत्रुजीत कपूर तमाम तर्कों के साथ गृह मंत्री के समक्ष पहुंचते हैं उसके बाद ये फैसला यूं के यूं बरकरार रहता है या फिर दिवाली के मौके पर शत्रुजीत कपूर किसी प्रकार से कोई राहत इस फैसले के अंदर लेकर के आ पाते हैं। ये तमाम विषय है और यही मूल विषय है जिसको लेकर के चर्चा शत्रुजीत कपूर गृह मंत्री अनिल विज से करना चाहते हैं, जिस प्रकार की जानकारी हमारे सूत्रों ने दी है। जी जितेंद्र, ठीक कहा आपने। अब देखते हैं इस मुलाकात के बाद आखिर क्या निकलकर सामने आता है, लेकिन एक एग्जाम्पल जरूर सेट होगा। हरियाणा सूबे में 372 कम तादाद नहीं होती और ये भी आपने ठीक कहा कि बड़े पैमाने पर अलग अलग थाने और दफ्तर प्रभावित होंगे। कोई भी बड़ा फैसला अगर लिया जाएगा, लेकिन सच है कि इस एटीट्यूड को बदला है गृह मंत्री अनिल विज ने और डीजीपी इसमें उनका साथ देंगे कि तकब्बुर नहीं करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना तो वही होता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, एक और अहम खबर पर आपका रुख करेंगे और उस खबर की तफसील तक पहुंचेंगे। पंचकुला से दे रहे हैं आपको एक अहम खबर। देश भर में आज दशहरा मनाया जा रहा है, लेकिन पंचकुला में प्रदेश का सबसे ऊंचा रावण आज दहन किया जाएगा। 171 फीट का बनाया गया रावण, 18 लाख की लागत से इस रावण को तैयार किया गया है। तो बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयदशमी आज है और पंचकुला में सबसे ऊंचे रावण का दहन होगा। 171 फुट का रावण बनाया गया है, 18 लाख की लागत से इस रावण को तैयार किया गया है। 3000 मीटर वेलवेट का कपड़ा और 2000 मीटर जबट का इसमें इस्तेमाल हुआ है। बाकी तफसीलात हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमें बताएंगे। जितेंद्र, सूबे का सबसे बड़ा रावण आज पंचकुला में दहन किया जाएगा और तस्वीरों से हम समझ पा रहे हैं कि आप इस वक्त पंचकुला की इसी लोकेशन पर मौजूद हैं जहां प्रदेश के सबसे बड़े रावण का दहन किया जाएगा। जरा तफसील से बताइए किस किस तरह से इस रावण को तैयार किया गया है, क्या तैयारियां की गई हैं रावण दहन की? देखिए, बिल्कुल मुमताज, आपने ठीक फरमाया। पंचकुला सेक्टर 5 के उस ग्राउंड के अंदर ही हम मौजूद हैं जहां प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा जो रावण है उसका दहन किया जाना है। 171
फीट जो है इसकी हाइट है। और सीधे हम जो तस्वीर है अपने तमाम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इसको तैयार किया गया है। करीब 3 महीने का वक्त मुमताज इस रावण को तैयार करने को लेकर के लगा है और 171 फीट जो है वो इसकी हाइट यहाँ पर बताई गई है। साथ ही साथ 3000 मीटर वेलवेट का जो कपड़ा है जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त, ब्लू कलर का जो कपड़ा है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। 3000 मीटर का ये कपड़ा है जो कि इस रावण की पूरी ड्रेस तैयार करने में लगा है। साथ ही 2000 मीटर जो जूट है उसका इस्तेमाल इसके अंदर किया है ताकि एक शेप जो है रावण को दी जा सके। साथ ही साथ 1.5 क्विंटल फाइबर ग्लास का इस्तेमाल भी इसके अंदर किया गया है। और चेहरे को तैयार करने में 25 सदस्यीय जो टीम है, चेहरा मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन ललित उस चेहरे को भी दिखाएं जिसमें 25 सदस्यीय टीम ने इस चेहरे को 3 महीने की मेहनत के बाद तैयार किया गया है। 171 फीट इसकी हाइट है। अब जो हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो तस्वीरों के अंदर इसको किस प्रकार से देख पा रहे होंगे, लेकिन पूरा विशाल ये नज़ारा है सेक्टर 5 शालीमार ग्राउंड के अंदर पंचकुला में, जहां पर 171 फीट का ये रावण जो है जो सबसे ऊंचा रावण है। देखिए बुराई जो है वो लगातार बढ़ रही है और हर साल रावण के दहन के बावजूद भी अगर हम बात करें तो रावण का जो कद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो अपने आप में रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रहा है। बुराई पूरे तौर पर खत्म नहीं हो पा रही है। और जिस तरीके से इस पुतले को तैयार किया गया है अंबाला के अंदर 125 फीट, 131 फीट देहरादून के अंदर, और इसी तरीके से अंबाला के बराड़ा में जो पुतला है उसे क्षतिग्रस्त होने की भी खबर आ रही है खड़ा करते हुए। तजिंदर नाम का जो व्यक्ति है उसने 2019 में 221 फीट का रावण जो है वो बनाने का रिकॉर्ड बनाया था और उसी व्यक्ति की तरफ से इन तमाम जो रावण के पुतले हैं उनको भी तैयार किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि सीधे तौर से एक बड़ी मेहनत जो है वो इसको लेकर के लगी है। और आज ये कहा जा सकता है अब हम दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को आपके जरिए कि किस तरह से सूबे के सबसे बड़े रावण को तैयार किया गया। ये भी आपने ठीक कहा कि रावण का कद बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस पावन पर्व पर हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि दौर कोई भी हो, हर दौर की यही रीत होगी, हमेशा अच्छाई की ही बुराई पर जीत होगी। आपको भी बहुत शुभकामनाएं विजयदशमी की जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम खबरों की तह तक पहुंचने के लिए। और इस बीच पंजाब से एक अहम खबर का रुख करेंगे। पंजाब में एक बार फिर से बंद हो जाएंगे टोल प्लाजा। किसानों के जत्थों ने बंद का ऐलान किया। 15 नवंबर से सभी टोल प्लाजा बंद कर दिए जाएंगे। बैठक के दौरान 20 किसान संगठनों ने घोषणा की। किसानों ने कहा कि सरकार का समस्याओं पर ध्यान नहीं है, इसलिए टोल प्लाजा बंद करने की घोषणा की गई। पंजाब से दे रहे हैं ये अहम खबर आपको। 15 नवंबर से पंजाब में सभी टोल प्लाजा बंद कर दिए जाएंगे, किसान जत्थों ने ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि सरकार का समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है, इसलिए बड़ा फैसला लिया गया। हरसिमरत पॉल मेरे साथी जुड़ चुकी है मेरे साथ इस खबर पर। हरसिमरत, बड़ा फैसला लिया गया है। किसानों के जत्थों ने 20 इनकी तादाद है इन किसान जत्थों की जिन्होंने 15 नवंबर से पंजाब में टोल प्लाजा बंद करने का फैसला किया है। पूरी खबर तफसील से बता दीजिए हरसिमरत। जी, आपको ये बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर 24 अक्टूबर को दशहरा मनाया जा रहा है, वैसे ही किसान जथेबंदियों ने अभी पिछले दिन मीटिंग की थी और इस पे उन्होंने फैसला किया था कि दशहरे वाले दिन केंद्र सरकार के पुतले फूके जाएंगे, खासतौर पर प्रधानमंत्री के भी पुतले फूके जाएंगे और इसके अलावा 15 नवंबर से जो है वो टोल प्लाजे बंद कर दिए जाएंगे। बीच की जो मियाद रहेगी ये केंद्र सरकार के लिए एक चेतावनी या यूं हम कहें कि समय दिया गया है कि जो मांगे केंद्र सरकार के सामने किसानों ने रखी थी, बीच बीच में प्रदर्शन करके, चाहे वो रेले रोककर की हो या फिर किस तरह का प्रदर्शन करके की हो, तो ये समय दिया गया है केंद्र सरकार को कि जो वादे किसानों के साथ किए गए थे उसमें चाहे मुआवजा देने की बात हो, चाहे जिस तरह से अभी पिछले दिनों पंजाब में बाढ़ आई थी उसको लेकर के मुआवजे की मांग हो, केंद्र से राहत पैकेज की 50,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग हो, नौकरियों की मांग हो, या फिर जिन किसानों ने जान गंवाई थी किसान आंदोलन या लखीमपुर खीरी में जो वहां पर वाकवा हुआ था, वहां पर जिन्होंने जाने गंवाई थी, तो उनको लेकर के जितनी भी जो वायदे हैं सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से किए गए थे, वो उन वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते किसानों ने एक बार फिर से रोष जताया है और 20 जथेबंदियों ने मिलकर बैठक की है जिसमें ये बात सामने आई है कि 15 नवंबर तक का समय दिया गया है केंद्र सरकार को कि वो किसानों को दिए गए वादों को पूरा करें। 15 नवंबर को किस हद तक अमल में लाते हैं किसान अपने इस फैसले को और क्या हालात होंगे उसके बाद पंजाब में। बेहद शुक्रिया हरसिमरत आपका इस खबर की तह तक जाने के लिए। और इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सब तमाम अहम खबरों के लिए बने रहें खबरें अभी तक के साथ।